बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 12 ऑर्बिटल मोशन है क्योंकि गौरी की बुक में से। इसको स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ, अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूँ कि व्हाट इज़ ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन होती क्या है? व्हेन a particle moves such that the force acting on it is always directed to a fixed point, जिसे बाद में हम उसका सेंटर भी कहते हैं, इज कॉल्ड व्हेन अ पार्टिकल मूव्स सच दैट द फोर्स एक्टिंग इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू अ फिक्स्ड पॉइंट। लिख रहे हैं कॉल्ड ओरिजिन, देन द मोशन इज कॉल्ड मोशन ऑफ पार्टिकल is called ऑर्बिटल मोशन। तो वो फिर मोशन क्या कहलाएगी? ऑर्बिटल मोशन होगी। और उसकी जो एग्जांपल्स हैं आपके पास वो है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोशन ऑफ मून। एग्जांपल ले लें, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। एंड मोशन ऑफ मून ले लें, तो ये दोनों मोशंस क्या हैं? ऑर्बिटल मोशन है। अगला हमारा टॉपिक है जो बनता है वो है न्यूटन्स सेकंड लॉ। अगला टॉपिक है हमारा, जो पहला टॉपिक वो ये तो डेफिनेशन थी, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ इन 3 dimensions। इन 3 dimensions ये है जी हमारे पास, या इन 3 dimensions कह लें या अलॉन्ग 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस कह सकते हैं आप। इसको करते हैं और इसके लिए हमारे पास है सॉल्यूशन, इसका प्रूफ। लेट अ पार्टिकल ऑफ मास is moving and after some time t particle is at point p x y z। ये कोई पार्टिकल है, मूव कर रहा है, थोड़ी देर बाद कहाँ आ गया? पी एक्स वाई जी। फ़र्ज़ करें ये ओरिजिन है, तो ये जो वेक्टर है ये इसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर। देन इट्स पोजीशन वेक्टर इस ये ओ पी होगा, इसे हम कहते हैं आर, और ये होगा एक्स आई वाई जे प्लस जी के आएगा। हेड डाले ऊपर आई जे के आर्गुमेंट वेक्टर्स। इफ एफ is the total force, टोटल कर लें, नेट कर लें, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कितनी है? एफ। देन बाई
न्यूटन सेकंड लॉ, देन बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास आएगा। एंड इफ बल्कि एक और कर लें, इफ़ एफ इज़ द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, चले मैं बाद में लिख देता हूँ, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। इन वेक्टर नोटेशन ये बनेगी हमारे पास इन वेक्टर नोटेशन, एफ इज़ इक्वल टू एम ए, एम स्केलर क्वांटिटी है और ए क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो ये होगा d2r बाई dt स्क्वायर। r का डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी आएगी, फिर डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा हमारे पास, और f। अब ज़रा देखें, इट इम्प्लाइज दैट, शुरू में मैंने नहीं जिक्र किया, लेट f, अब लिख लें, लेट f इज़ इक्वल टू एक्स आई वाई जे और z के। x के लिए मैंने लेटर यूज़ किए कैपिटल, ये फोर्स का कैपिटल x कंपोनेंट है, ये कैपिटल y कंपोनेंट है और कैपिटल z कंपोनेंट है। देन ये देखें, अबव इक्वेशन बिकम्स f की जगह पे आएगा एक्स आई वाई जे प्लस z के, एंड दिस इज़ इक्वल टू m। ये आएगा d2r बाई dt स्क्वायर एक्स आई वाई जे और ये स्मॉल z के। अब जब इनको लिखेंगे तो ये आएगा एक्स आई वाई जे प्लस z के और ये हो जाएगा m। इसका डबल डेरिवेटिव याद रखें, फिज़िक्स में ये dx बाई dt को ऐसे भी लिखते हैं, सिंगल डेरिवेटिव को ऐसे और डबल डेरिवेटिव को ऐसे। अब बजाय मैं ये ऐसे लिखूं, मैं इसका पहला डेरिवेटिव एक्स नाट आएगा, दूसरा आएगा ये एक्स नाट आई वाई नाट जे और प्लस जी नाट के। एम से मल्टीप्लाई करना कर ले, नहीं तो अब आप सीनियर हो गए हैं, ज़रा सोचें, कंपेयर। तो x किसके इक्वल आएगा, x आएगा m, इस i के साथ x है, i के साथ है m x डबल नॉट, y क्या आएगा m y डबल नॉट, z क्या आएगा m z डबल। ये x y z कैपिटल है, ये x y z स्मॉल है। दीज आर न्यूटन सेकंड लॉ अलॉन्ग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ये होगा न्यूटन सेकंड लॉ अलॉन्ग x एक्सिस, अलॉन्ग y एक्सिस एंड अलॉन्ग z एक्सिस। कोई नाम देना तो कह लीजिए 1 2 3। तो 1 2 3 आर इक्वेशंस ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ along x axis, y axis and z axis respectively। और यहाँ मैं एक डिडक्शन भी लिखूँगा कि जो ज़रूरी है, जो हमें अगले जाके सवालों में काम देगी। डिडक्शन कर लें, नोट कर लें। डिडक्शन, ये जो हमारे पास लाज आए हैं, इनमें पार्टिकल का मास था m। अगर पार्टिकल हम ले लें यूनिट मास, क्या ले लें यूनिट मास, उसका मास ले लें 1। तो डिडक्शन, इफ पार्टिकल इज ऑफ यूनिट मास, देन above laws becomes x हो जाएगा x डबल नॉट, m की वैल्यू 1 हो जाएगी, y हो जाएगा y डबल नॉट और z हो जाएगा z डबल नॉट। एक तो ये आ गया।
और ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में होंगे। आगे जाके अगर हमारी कुछ ऐसी सूरत बनती है कि हमारी जो मोशन है वो 3 की बजाय 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाती है, प्लेन में आ जाती है, तो फिर नीचे वाले की हमें कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर x इज इक्वल टू एक्स नॉट यूज़ होगा और y इज इक्वल टू वाई नॉट यूज़ होगा। एक तो था ये। एक हम करते हैं थ्योरम छोटी सी, और वो है कि द ऑर्बिट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स, द ऑर्बिट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स इज़ नेसेसरीली अ प्लेन कर्व। कि जो पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के तहत मूव करता है, जो फोर्स उसको किसी ना किसी तरफ, जो उसके मोशन के दौरान फोर्स अप्लाई हो रही होती है, वो किसी ना किसी सेंटर की तरफ होती है। जहाँ भी वो पार्टिकल जाता है फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स अ सेंटर होती है। तो वो जो हमारे पास है कर्व बनती है वो प्लेन कर्व है। इसके लिए हम लेते हैं लेट F is the central force acting on the particle of mass m। अब यहाँ पे 2 बातें, एक आपने पढ़ा हुआ है कि जाके फिजिक्स में सेंटीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल, एक होती है अट्रैक्टिव, एक होती है रिपल्सिव। हमारी यहाँ जो फोर्सेस हैं ये ज़्यादातर सेंट्रल अट्रैक्टिव होगी। एक आध क्वेश्चन आएगा जिसमें ये रिपल्सिव होगी, अदरवाइज या इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है या अपोजिट द सेंटर, सेंटर से निकल के बाहर की तरफ आएगी। लेकिन डायरेक्शन जो है, या ये जो है अगर ये सेंटर है तो या इसकी डायरेक्शन इधर को होगी या इधर को, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है। सेंट्रल है तो उसे कहते हैं सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स, अगर सेंटर से बाहर है उसे कहते हैं सेंट्रल रिपल्सिव फोर्स। लेकिन मैंने बताया कि ज़्यादातर सवालों में ये सेंट्रल अट्रैक्टिव होगी। तो ये है हमारे पास लेट एफ इज द सेंट्रल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m एंड let O is the origin, ये भी ले लें। देन अब देखिए कोई पॉइंट है, ये किसी आपने पढ़ा है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन उस पॉइंट पे अलॉन्ग द टेंजेंट होती है। मैं ज़रा थोड़ा सा कर्व को और चेंज करता हूँ, आपको क्लियर समझ आ जाए। यहाँ पे P पॉइंट ले लें तो यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये वाली, ठीक है जी। और फर्ज करें ये हमारे पास है ओरिजिन O। अब ये वेक्टर R हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा R। फोर्स इज सेंट्रल, तो फोर्स की डायरेक्शन या इधर को होगी या इधर को होगी। आप बेशक जिस डायरेक्शन में मर्जी इधर लेना इधर ले लें। जब फोर्स सेंट्रल अट्रैक्टिव है, एफ आर और आर दोनों लाई ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन, देन एफ एंड आर लाई ऑन सेम लाइन। जब दोनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो फिर हमारे पास आएगा देन आर क्रॉस एफ किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। आर क्रॉस एफ क्या आएगा 0। हम क्या देते हैं एक्चुअली ये 0 वेक्टर होता है। क्या क्या होता है? नल वेक्टर। लिखना तो ऐसे लिख लें बेशक। अब आप देखें आर ये आएगा आर क्रॉस एम ए, एम कांस्टेंट है, एम पे डिवाइड कर दें, आर क्रॉस ए 0। जब आर क्रॉस ए 0 आ गया, अब व्हाट इज इट? ए है, इट इंप्लाइज दैट आर क्रॉस डी वी बाई डी टी 0। यहाँ मैं अपने पास से, आपने पढ़ा है किसी भी वेक्टर की अपने साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है। ए क्रॉस ए 0 होता है, बी क्रॉस बी 0 होता है।
तो मैं लिखूँगा v क्रॉस v प्लस r क्रॉस डी वी बाई डी टी इक्वल टू 0। जिस तरह एक्सेलरेशन बराबर है डी वी बाई डी टी, वी बराबर है डी आर बाई डी टी, इसे मैं कर देता हूँ डी आर बाई डी टी क्रॉस वी प्लस आर क्रॉस डी वी बाई डी टी। अब अगर आप गौर करें तो ये सारे का सारा क्या है, ये है डी बाई डी टी आर क्रॉस वी। पहले इसका डेरिवेटिव है v वैसे है, प्लस डेरिवेटिव है v का और r वैसे है। और ये आपको पता है जिस चीज़ का डेरिवेटिव 0 आए वो आती है कांस्टेंट। r क्रॉस v, इसे मैं लिखूँगा दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट वेक्टर। क्या लिखूँगा, चूँकि a क्रॉस b जो है वो एक वेक्टर होता है, तो r क्रॉस b क्या लफ्ज़ लिखा मैंने, कांस्टेंट वेक्टर। यहाँ पे अब हमने समझना था थोड़ा सा, ये देखें मैं ट्राई करता हूँ, चूँकि कैमरा है, कैमरे के सामने मेरे पास हैं 3 ये जो है दिस इज़ अ प्लेन, दिस इज़ अ प्लेन। ये आप सपोज करें कोई और अगर साथी होता तो ज़्यादा क्लियर होता। एक को मैं ये करता हूँ कि ये हिलने भी ना पाए ऐसे, ये आर की डायरेक्शन है, ये वी की डायरेक्शन है वेलोसिटी की, आर क्रॉस वी। और जब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो याद रखें ये आर को यहाँ लेके आते हैं और बाई राइट हैंड रूल, तो शॉर्टकट आर क्रॉस वी की डायरेक्शन ये वाली है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। हमने पढ़े ए क्रॉस बी जो वेक्टर होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी होता है। और फिर ये भी उसको और तरह भी बोलते हैं द ए क्रॉस बी वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी, या यूँ कहते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय ए एंड बी। तो ये चीज़ है। जैसे जैसे ये देखें, अब हमने क्या प्रूव किया, हमने प्रूव किया आर क्रॉस वी कांस्टेंट वेक्टर। तो ये कांस्टेंट वेक्टर है, ये जो इस वक्त आपको आ रहा है नज़र। जैसे जैसे ये मूव करेगा पार्टिकल आगे को जाएगा, v की डायरेक्शन चेंज होगी, r की चेंज होगी, ये फिक्स रहेगा, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। और जब ये आगे को जाएंगे इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब है ये दोनों इस बुक के ऊपर रहेंगे। अगर इनमें से कोई एक भी, मैं ट्राई करता हूँ अल्लाह करे हो जाए, अगर एक भी बुक से ऐसे आ गया जैसे ये है, तो फिर इसकी डायरेक्शन सीधी नहीं होगी, ये टेढ़ी हो जाएगी। पहले वो डायरेक्शन इसकी थी ये, अब इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं रहेगा। तब कांस्टेंट वेक्टर रहेगा जब ये दोनों इसके ऊपर रहेंगे, और जब ये दोनों इसके ऊपर रहेंगे तो ये आ रहा है, तो फिर आर के मूव करने से, इस पॉइंट के मूव करने से जो कर्व बनेगी ये वाली, ये हमारे पास है, ये आ रहा है। जैसे जैसे ये इस वक्त आर की डायरेक्शन ये है, वी की ये है, जब थोड़ी देर बाद आर इधर आएगा, वी इधर आएगा, ऐसे ये चेंज होता रहेगा। तो जब पहले था आर क्रॉस वी की डायरेक्शन थी ये वाली, अब है ये, जहाँ भी जाएगा ये डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट है। ये उस वक्त कांस्टेंट होगी जब ये दोनों वेक्टर इस वाइट बोर्ड के ऊपर लाई करेंगे। और अगर दोनों वाइट बोर्ड के ऊपर लाई करेंगे तो वाइट बोर्ड इज़ अ प्लेन, इसका मतलब है जो कर्व बन रही है दैट इज़ अ प्लेन कर्व। यही हमने सीखना था। इट मीन्स आगे है हमारे पास इसका निकला रिजल्ट कि नॉर्मल टू द वेक्टर आर एंड वी इज ऑफ कांस्टेंट एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द कर्व इज अ प्लेन कर्व। इट मीन्स normal
नॉर्मल परपेंडिकुलर एक ही होते हैं। नॉर्मल वेक्टर टू आर एंड वी हैज़ कांस्टेंट डायरेक्शन, हैज़ कांस्टेंट डायरेक्शन and this is possible only when the curve is a plane curve। तो यही हमने मूव करना था कि सेंट्रल फोर्स के तहत जब पार्टिकल मूव करता है तो जो कर्व बनती है वो प्लेन पे लाई करती है। अब उसमें आगे जाएंगे। प्लेन कर्व में प्लेन के ऊपर बेशुमार कर्व हैं, स्ट्रेट लाइन है, स्क्वायर है, स्पाइरल है, वो रिंग है, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, सारी वो प्लेन के ऊपर लाई करती हैं। और भी हैं, अब कल डिस्कस करेंगे वो जो है कर्व प्लेन पे लाई कर रही वो कौन सी है और कौन सी नहीं है। इंशाल्लाह ताला इस पे कल बात करेंगे।